पॉजिटिव इंडिया में हमारा ये सफ़र जारी है और अब क्यों ना रुख करें देश की एक महानगरी जो दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो वो हमारी आर्थिक नगरी है और दूसरा मुंबई नगरी भी। बिल्कुल, मायाजाल भी कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं, बॉलीवुड नगरी भी कहते हैं। लेकिन जो अहम बात है, जैसा नीलम आपने कहा कि दरअसल वो देश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इसलिए मुंबई के बारे में कहते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं, कभी सोती नहीं। मुंबई हमेशा जागी रहती है, मुंबई हमेशा चलती रहती है। तो जिस तरह से मुंबई में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको किस तरह से पॉजिटिव इंडिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये जानने के लिए मुंबई जाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपका स्वागत है। हालांकि पॉजिटिव इंडिया का ये कारवां मुंबई यहाँ पहुंचा है और हम इस वक्त है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर। इसको एक इतिहास भी प्राप्त है। हालांकि मुंबई की हम बात करें तो मुंबई अगर इतिहास में देखें तो 7 खंडों में बटा हुआ एक प्रदेश था, लेकिन उसके बाद ये 7 खंड एकत्र आए और साथ ही साथ हुई मुंबई की आर्थिक उन्नति। और आज मुंबई ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप पे शाइनिंग कर रहा है। तो इसके पीछे कुछ यही कार्यनीति के साथ आने के बाद जरूर विकास तो जरूर होता है और यही बात जो है सरकार जानती है और इसलिए सरकार ने सबका साथ सबका विकास लेने के साथ ही आगे बढ़ रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा तो वो होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सरकार जानती है कि जिस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि आखिरी तबके को भी जो है साथ में लेने की जरूरत होगी और तभी जो है भारत का विकास होगा, पॉजिटिव भारत का विकास होगा। और इसीलिए सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया है। साथ ही साथ हमने देखा कि मेक इन इंडिया जैसी योजना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत में आए, निवेश ज़्यादा भारत में बढ़े, इस पर भी सरकार जो है काम कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए हम आपको अपने मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ है विजय कलंत्री जी, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक स्वयं एक सफलतम उद्योजक भी है। हमारे साथ है सुनील खन्ना जी। सुनील खन्ना जी सीआईआई से बिलोंग करते हैं, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई, चेंबर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हालांकि सीआईआई ऐसी कड़ी है सरकार के बीच में भी और हम बात करें तो उद्योजक के बीच में भी समन्वय का काम जरूर करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उदय तारड़कर जी है। उदय तारड़कर अर्थशास्त्री है, जो नीतियां सरकार ने बनाई उनकी समीक्षा हम आपसे करेंगे। गाढ़ा अनुभव आपका इसके बारे में रहा है, किस प्रकार से सरकार की नीतियां है, आमतौर पर इसका असर देख पा रहे हैं, हम जानने की कोशिश आपसे करेंगे। हालांकि चर्चा शुरू रहेगी, लेकिन इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाएंगे किस प्रकार से सरकार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बढ़ रही है। देखते हैं रिपोर्ट। 15 अगस्त 2014 की सुनहरी सुबह थी वो। पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। प्राचीर से वित्तीय समावेशन की आवाज पूरे देश में फैली। ये थी एक नई योजना, जन धन। आजादी के बाद भी देश में गरीब लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। ये वो लोग थे जिनको बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी एक बैंक खाता मुहैया न हो सका। ऐसे लोगों तक बैंक की पहुंच बनाने चली जनधन। तेजी से फैलती योजना ने साल 2017 के आखिर तक 30 करोड़ 71 लाख लोगों को बैंकिंग से जोड़ दिया। लोग योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा तो उठा ही रहे हैं, साथ ही अब सब्सिडी बैंक खातों तक पहुंच रही है। देश में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाने से नागरिकों तक सरकारी योजनाओं के आर्थिक लाभ सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खातों में पहुंच रहे हैं। इससे न केवल जनता तक लाभ सीधे पहुंच रहा है, बल्कि बिचौलिए द्वारा गरीबों के शोषण पर लगाम भी लगी है, भ्रष्टाचार पर नकेल लगी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। सामाजिक आर्थिक प्रगति ही सरकार का मकसद है। मुद्रा योजना भी युवाओं को सशक्त बनाने में बढ़ रही है। योजना के जरिए बैंक आसानी के साथ ऋण मुहैया करा रहे हैं। स्वरोजगार के लिए या अपने छोटे उद्यम को बढ़ाने के लिए अब तक 3 करोड़ 48 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। युवाओं के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, खासकर दलित वर्ग की महिलाओं के उद्यम को सहारा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई। इस योजना के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की 2.5 लाख उद्यमियों महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2016-17 में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब उद्यम शुरू करने वाली किसी भी महिला जो कि आदिवासी या दलित वर्ग से है, उसे 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज आसानी से केंद्र सरकार बैंक के जरिए मुहैया कराएगी।
तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, सरकार की कई नीतियां हैं और सरकार इन सभी नीतियों पर कार्यरत है, लेकिन ऐसे में आम तौर पर क्या नीतियां सफल हो रही है, इसका ही जायजा हमने लिया और इसका उत्तम उदाहरण है नवी मुंबई के शैलेश भोसले। शैलेश भोसले हम और आपकी तरह एक आम इंसान है, लेकिन सपना देखा कुछ अपना करने का और उसको साथ मिली सरकार की नई योजनाओं की। किस प्रकार से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां चाह वहां राह, इस कथनी को करनी में बदल दिया है नवी मुंबई के शैलेश भोसले ने, जिन्होंने मुद्रा योजना के सहारे न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार किए। सूचना तकनीक के सहारे स्वच्छ भारत अभियान में स्वरोजगार का मौका खोज निकालने वाले नवी मुंबई के शैलेश भोसले आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। 12वीं तक पढ़े शैलेश इस कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देते हुए कहते हैं कि इस योजना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे से व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि भारतीय कामकाजी आबादी में बहुमत को रोजगार प्रदान करती है। शैलेश पहले घरों से कूड़ा साफ करने का काम करते थे। इसी क्रम में उन्हें किसी ने मुद्रा योजना के बारे में बताया और शैलेश ने कुछ बड़ा सोचा और बिना देर किए नजदीक के बैंक शाखा से संपर्क किया। बैंक से उन्हें तत्काल मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कर्ज मिल गया। शैलेश ने पहले 1 और फिर 2 कूड़े का सक्शन करने वाले सफाई टैंक लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करवाकर काम शुरू कर दिया। आज शैलेश न केवल आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं बल्कि 6 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। शैलेश ऐसे कई युवा भारत में हैं जिसके पास विजन तो है, पर उसे पूरा करने के लिए ना ही उचित संसाधन है और ना ही सही मार्गदर्शन। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बाद कई लोगों ने अपनी राह पर चलने की कोशिश की और सफलता की नई इबादत भी कर दी। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट देखी, सरकार ने जो योजना लागू की थी उसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है, इसका हमने एक उत्तम उदाहरण भी देखा शैलेश भोसले के रूप में। आइए अब शुरुआत करते हैं चर्चा को। शुरुआत हम करेंगे विजय जी से। सर, जिस प्रकार से आप स्वयं एक उद्योजक हैं, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार की ऐसी नीति है कि आखिरी तबके तक जो है उसका प्रभाव पड़े और वो भी एक फाइनेंशियल एम्बिट जो है उसके अंदर आ जाए। किस प्रकार से देखते हैं इस पूरी नीति को आप? नहीं, जैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जो लाए, जनधन योजना, मुद्रा, अपना क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है, ऐसे एमएसएमई के लिए अलग लाए और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्किल इंडिया में काफ़ी स्कीम्स हैं कि इतने लोन मिलेगी, इतना ही होगा। तो इसमें क्या है कि कई स्कीम्स लॉन्ग टर्म है, कई शॉर्ट टर्म है। ये गवर्नमेंट को देखना है कि लॉन्ग टर्म स्कीम्स हो और इम्प्लीमेंटेबल हो और टाइम से इम्प्लीमेंट हो। आज क्या होता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें है कि आप 2 करोड़ तक अगर गारंटी लेंगे तो आपको कोलेटरल गारंटी नहीं, गवर्नमेंट गारंटी देगी। ऐसे 50 लाख तक की भी स्कीम है। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में फिर एक स्मॉल बिजनेस का स्कीम है, तो सीडीबी के अंडर कई स्कीम्स हैं, मगर कई स्कीम्स की अवेयरनेस भी कम है। जैसे जागृति लानी चाहिए पब्लिक में कि कैसे वो स्कीम हमें हमारे लिए बेनिफिट करेगी और हम कैसे इस स्कीम को लेके आगे जाए। ये जो लोन स्कीम्स हैं ये एमएसएमई, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज को और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे मदद होगी और इसकी अवेयरनेस हो, इसके सेंटर्स हो। जैसे कई बार हमने कहा है कि सिडबी स्मॉल स्केल बैंक है, मगर वो दूसरी बैंकों के थ्रू लोन देती है, बहुत कम जगह डायरेक्ट देती है। रीफाइनेंसिंग स्कीम्स है, तो उनमें उसकी जगह सिडबी फुल फ्लेज स्मॉल स्केल बैंक होनी चाहिए। सुनील जी, आपसे इस बात पे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इन सभी नीतियों की, हालांकि आपने नीतियों को काफ़ी गौर से पढ़ा है और किस प्रकार से उसका असर इंडस्ट्री पर होता है, किस प्रकार से देखते हैं नीतियों का कितना परिणाम स्वरूप अगर देखें एमएसएमईज को लेके, साथ साथ जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको भी फायदा हो रहा है? देखिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन या आर्थिक समावेश का मतलब है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जाने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, एसएमई सेक्टर्स के लिए उनको हम फाइनेंस कैसे दें और जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड तक जाए। जहाँ तक बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनके लिए फंड्स की कमी नहीं है। बट हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, एसएमई सेक्टर्स हैं, जो कि हमारे देश में करीब 5 करोड़ लोग हैं जो कि खुद के व्यापार में हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की सुविधा नहीं थी, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते थे, जो वो 20 से 100% तक होता था। तो सरकार की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्कीम्स आई हैं, जिनके आप जानते हैं मुद्रा योजना, जनधन योजना शुरू किया,
इसका उद्देश्य ही था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जिनको फॉर्मल बैंकिंग की सुविधा नहीं है, उनको हम बैंकिंग की सुविधा कैसे प्रोवाइड करें। और आंकड़े ये तथ्य यही बताते हैं कि कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। जैसे मुद्रा योजना है, करीब 5 से 6 करोड़ लोगों ने इस मुद्रा योजना के तहत लो इंटरेस्ट रेट पे उधार लिया है। ये आंकड़े बढ़ भी रहे। इसमें और एक जोड़ना भी चाहूंगा मैं, किस प्रकार से उदय जी आपसे बात करेंगे। 2014 में जो है जनधन योजना सरकार सत्ता में आई, सरकार ने सबसे अगर महत्वपूर्ण कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बढ़ाया रहेगा तो वह जनधन योजना जो उन्होंने अनाउंस की। हालांकि जनधन योजना के तहत अगर देखा जाए तो उसकी व्याप्ति दर साल बढ़ रही है। पहले दिन में 1.5 करोड़ अकाउंट खुल गए थे, जो उस तरह में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था गिनीज बुक के लिए। और ग्रेजुअली हमने देखा है कि जो जनधन के खाते खुल रहे हैं वो जो राज्य बिहार या बंगाल जैसे वहाँ पे भी अभी बहुत जगह से खुल रहे हैं। और अभी करीबन 31 करोड़ के खाते खुल गए। उसमें ये जो 2 राज्यों का जिसका मैंने जिक्र किया, बंगाल और बिहार का, वहाँ पे करीबन फायदा उनको मिला है। 3 करोड़ के खाते खुले हैं और कुल मिला के 71,000 करोड़ की अभी पूंजी वहाँ पे है। अभी 2017 के मुताबिक करीबन 35,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब जो लीकेजेस है वो स्टॉप हो गए। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो लाभ है वो जनधन का ये है। दूसरा, हमने इंश्योरेंस सेक्टर भी देखा कि हमने 23 करोड़ रुपी कार्ड भी इसमें से बटाए हैं। हम बात करना चाहेंगे जिस प्रकार से मुद्रा योजना की, मुद्रा योजना का हालांकि अब के अगर आंकड़े देखे जाए तकरीबन 3.48 जो है लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाया। ये पिछले साल का आंकड़ा था, उसमें 50% बढ़ोतरी भी अब हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग श्रेणी में मुद्रा लोन मिलता है। आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, जाहिर सी बात है तब कई सारे अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम से, हर्डल्स से, लेकिन सरकार जो अब दिशा का साथ मार्गदर्शक काम कर रही है, साथ ही साथ एक अगर बात करें फंड की वो भी दे रही है। किस प्रकार से इसको देख रहे हैं आप? नहीं, मुद्रा योजना में गवर्नमेंट के सर्टेन टारगेट्स थे कि इसमें मुद्रा योजना के तहत इतने लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, इतने एंटरप्रेनर्स को मदद मिले, वो हो रहा है। और उसमें बैकवर्ड क्लास ये सब के लिए भी अलग प्रोविजंस हैं और काफ़ी फास्ट ट्रैक पे हो रहा है कि इतना होना ही चाहिए। और वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। ठीक है, आज सब चीज़ के रिजल्ट ओवरनाइट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज कोई भी उद्योग या कोई भी बिजनेस आप स्थापना करेंगे तो टाइम लगता है उसके रिजल्ट में, तो वो होंगे, तो उसको टाइम लगता है। जो भी योजना है वही मैंने कहा, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हो या मेक इन इंडिया में हो, स्किल इंडिया में हो, डिजिटल, लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म योजना है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, ग्रोथ होगा। अभी हम पहले बात कर रहे थे 6.7% की, अभी एक हफ्ते से बात कर रहे हैं 7.5 7.8%, 2018 में 7.8 तक जाएंगे और बाद में 9-10। तो जब बात करें तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है सब चीज़ें, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? मैं तो 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे बैंक अकाउंट खुले जनधन के, तो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से करीबन 95% फैमिलीज अभी कवर हो चुकी है पूरे भारत में। दूसरी चीज़, जो मुद्रा की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो मुद्रा में जैसे अभी विजय जी ने बताया कि उसमें हमको पूरा स्कोप है बढ़ोतरी देने का, और मेरे ख्याल से करीबन अभी 25% लोगों को ही ये इसका लाभ हो रहा है। और करीबन 14 लाख करोड़ की उनको ज़रूरत है। और साहूकारी जो होती है, जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, मेरे ख्याल से वो नष्ट हो जाएगी। तो मुद्रा का ये बड़ा लाभ ये वंचित लोगों को मिलेगा, तो उसमें उनकी जो क्रय शक्ति बोलते हैं, कंजम्पशन, वो भी बढ़ जाएगा और सेविंग होगा। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने के लिए करीबन 3 से 4 साल तक टाइम जाना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को भी मशीनरी रखनी पड़ेगी कि हाउ दिस मनी कैन एक्चुअली रीच टू देम। तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जनधन में जैसे आप देखिए 30 करोड़ अब तक अकाउंट खुल चुके हैं, तो करीब 71,000 करोड़ रुपए जो है बैंक के पास आ गया है, जो कि वो पहले उपलब्ध नहीं था, और उसको जो है सही काम में लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जनधन अकाउंट खोलने से दूसरा क्या है, गरीबों को जो है एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो सेव करें। अपनी सेविंग जो पहले गोल्ड या लैंड में रखते थे वो बैंक में रखते हैं, बैंक उनका फ़ायदा है, बैंक के पास पैसे हो जो दूसरों को दे सकते हैं। और जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे थे, तो सरकार ने सभी वर्गों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। SC ST वीमेन के लिए अलग स्कीम निकाली है ताकि उनको भी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मुद्रा का फ़ायदा हो सके, उनको भी लोन कम ब्याज दर पर लोन मिले। बात की किस प्रकार से एक फॉर्मल इकोनॉमी बनी है, जिस प्रकार से बिजनेस भी काफ़ी आगे बढ़ेगा, उस फॉर्मल इकोनॉमी को जो आगे जाकर जब बात करें हम, सरकार की सभी सारी योजना है
उसका भी फायदा मिलेगा। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? नहीं, जो आप फॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सब उसकी तरफ जा रहे हैं। जो पहले हमारा डायरेक्ट टैक्स था उससे कलेक्शन बढ़ा है, तो दैट सोच के अगर फॉर्मल इकोनॉमी में हिस्सा बढ़ा है तभी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। हम आज बोलते हैं इकोनॉमी स्लो है, फिर भी जब टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स पे बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की, तो अच्छी बात है। और इनकम टैक्स में काफ़ी लोग 17% आदमी एक्स्ट्रा ऐड हुए, 17% जब बढ़ गए, तो ये फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाने का सही तरीका है। और जनधन योजना और ये सब बैंक अकाउंट खुलने से, ये जैसे मेरे कलीग ने कहा कि सिस्टम में एक पैसा आ रहा है, तो सिस्टम में जब पैसा आएगा तो कहीं ग्रोथ में, इकोनॉमी में, कोई ना कोई बिजनेस में लगेगा। जब और सिस्टम में पैसा नहीं होगा तो इनफॉर्मल, और आज जितना इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो उससे ग्रोथ और सबका इंडिकेशन नहीं मिलता है। दूसरा, एक स्मॉल बिजनेस एक्सचेंजेस जो चालू हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, NSE में, तो काफ़ी बढ़ा है। पहले सब जो 20 कंपनियां थी या 30 थी, अब हम देख रहे तो तादाद बढ़ रही है रोज दिन ब दिन। ये इस पे आना चाहूंगा मैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय भी इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रकार से पहले अगर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे तो इंश्योरेंस था आपके पास, अगर देखा जाए बैंक में पैसे रखते थे, लेकिन अब जो है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी सरकार ने खोल दिया। हालांकि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हालांकि मुंबई में स्थित है, इसमें अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ चुका है, जो पिछले 2-3 सालों के स्मॉल बिजनेस लिस्टिंग होना चालू हुआ है, वो बहुत बड़ी बात हुई है। आज मेरी MSME कंपनी एक है, उसको लिस्टिंग किया है, उसका भाव बढ़ गया, उसकी ग्रोथ बढ़ गई, तो मेरे पास लिक्विडिटी ज़्यादा आ गई, मुझे बैंक से ही बोरो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, विजय जी जो बोल रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 240 कंपनीज लिस्ट हो गई जो स्मॉल सेक्टर में, पहले 20 थी। NSE में भी ऐसे ही हो रहा है, तो जो स्मॉल सेक्टर है वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो दैट इज देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया है, सेंसेक्स किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसे जो है किस तरह जो है देश में जो इनफॉर्मल इकॉनमी फॉर्मल इकॉनमी में कन्वर्ट हो रही है। जो पहले ब्याज पर पैसे चढ़ाए जाते थे इनफॉर्मल सेक्टर में, वही अब कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर में इसी तरीके से म्यूचुअल फंड के जरिए देख सकते हैं, इंश्योरेंस के जरिए देख सकते हैं, वो भी आ रहा है इसमें। ये आंकड़ा भी कहीं ना कहीं जो पैसा होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, अगर बात करें बोरोइंग के लिए भी, क्योंकि बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी इससे। दो चीज़ मैं बताऊंगा, सरकार को एक उसकी जो कंपनियां हैं उसकी डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करनी चाहती है, और मेरे ख्याल से बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंजेस दोनों है वहाँ से ये पैसा इकट्ठा कर रही है। और जो पैसे की अगर बात चले तो हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर FII विड्रॉ करे तो मार्केट गिरता था, लेकिन आप कम से कम 10 महीने से देखोगे तो FII ने अगर पैसा विड्रॉ भी किया तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उसको सपोर्ट किया है। तो और लास्ट ईयर 10 महीने में कम से कम 1,13,000 करोड़ खाली इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है, और वो एक डिसिप्लिन तरह से हो रहा है SIP के माध्यम से, हर महीने पैसा आ रहा है। और म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो जितने भी मेन सिटीज़ है वहाँ से मेजर पैसा आता था, अब ऐसी बात नहीं रही, रूरल सेक्टर से भी पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है हर तरह से हो रही है, और ये दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इवन गवर्नमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जनधन अकाउंट जो है सरकार उसमें पैसा लगा रही है, साथ ही साथ बाकी अन्य वेलफेयर स्कीम्स जो है उस पर पैसा लगा रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता जाता है। इसको किस प्रकार से जवाब देंगे आप, किस प्रकार से देखते हैं इनको आप? उसमें आप दो तरह के बैंक्स हैं हमारे, एक प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है। आप कभी भी याद रखिए कि हमारी इकोनॉमी जो कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो सबसे बड़ी बैंक लीजिए स्टेट बैंक, हालांकि जो आंकड़े की जो अवेलेबल है इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा से जो जनधन में खाते खुले हैं वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक में खुले हैं, लेकिन आपका जब भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो कस्टमर बेस जब भी बढ़ता है तो यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें कोई नुकसान होगा कोई भी बैंक का, और रेडीमेड कस्टमर उनको मिल रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जनधन खोलने से कोई फिनेंशियल स्ट्रेन इतनी नहीं आ रही है। और वैसे भी आप देखोगे तो NPA का जो प्रॉब्लम है वो अभी सरकार सॉल्व कर रही है, और विजय जी ने बताया कि कैपिटलाइजेशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी और एक थोड़ा ट्रेंड जो चल रहा है, सुनील जी बताएंगे कि जो बोरोइंग हो रही है वो कमर्शियल पेपर से भी हो रही है, ना कि सिर्फ बैंक से हो रही है। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस है, और ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस चलेगा तो जो लोअर रंग में वो पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा और उसका फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होना चाहिए, लेकिन उस पर भी एक महत्वपूर्ण बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से सरकार इस पर कार्यरत जो है इस वक्त देख रही है आप? फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में आप देखेंगे तो अगर आप कैपिटल मार्केट लो तो वहाँ पे एक एजुकेशन फंड रहता है, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, और उसके माध्यम से हमारी जो रेगुलेटर है सेबी नियामक मंडल,
वो दोनों जगह काम कर रही है, एक म्यूचुअल फंड में और इक्विटीज़ में। और इसका लाभ ऐसा होता है कि आजकल लोग क्या कर रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख रहे थे, तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है तो उनको जो महंगाई का भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में वो पैसे लगाए म्यूचुअल फंड या तो इक्विटीज़ में, तो ये फिनेंशियल लिटरेसी उनको काफ़ी कुछ आगे लेके जाएगी। और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि गए साल में जो भी फंड्स आ गए इक्विटी मार्केट्स में वो मतलब 30% से ज़्यादा आ गए। और ऐसा ही अगर ट्रेंड चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से जो लाभार्थी अभी बढ़ते जाएंगे और इक्विटी मार्केट का उनको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि इंडस्ट्री बॉडी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर, जिस प्रकार के सरकार भी जो है आगे आगे काम कर सकती है, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी भी इसमें अपना योगदान जो दे सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडस्ट्री बॉडी जैसे आप CII लें तो हमारी के करीब 60% मेंबर जो है MSME सेक्टर से आते हैं, और हमें उनका खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि लार्ज सेक्टर्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप को खुद देख सकते हैं, बट MSME सेक्टर है जिसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना है। तो CII जो है सरकार के अफसरों के साथ, मिनिस्टर के साथ उनकी परेशानियों को, उनको क्या चाहिए, किस तरह की परेशानी दुविधाएं हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। CII ने भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खासकर लोन अवेलेबल कराने के लिए एक अपने वेबसाइट पे ही उन्होंने हमारे MSME सेक्टर्स के लिए एक स्कीम प्रोवाइड की है जिसमें कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को खुद डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद जो बैंक्स हैं, जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं CII के साथ जिन्होंने समन्वय किया है, वो उनको देखते हैं, उनकी जो प्रपोजल्स के थ्रू जाते हैं और उनको कितना लोन, कब लोन दे सकते हैं, वो लोन देने के लिए डायरेक्ट जो है उनको MSME सेक्टर्स को मिलने लगा है। ये स्कीम CII ने शुरू की है और बहुत ही सफलता रही है इस पर, और हमारा ध्यान है बाकी जो SME सेक्टर्स हैं, स्मॉल सेक्टर्स हैं, उनको हम कैसे इन सब स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अगर देखा जाए तो डिजिटल इकोनॉमी जिस प्रकार से डिजिटल, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात देती है क्योंकि वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती है, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी करती है, तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा जो है आने वाले समय में होने वाला है। इसमें दो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी कि पहले हमारे यहाँ एक तो बैंक अकाउंट खुल गए, हमारी एक मानसिकता थी कि डेबिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा करके कैश विड्रॉ करते हैं और वही कैश हम यूज़ करते हैं, तो उसमें अभी बदलाव आ गया है कि डेबिट कार्ड भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। और जो मशीन्स जो बोलती है POS मशीन, पॉइंट ऑफ सर्विस, वो एक साल में करीबन 1,10,000 मशीनें बढ़ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी डिजिटल का व्यवहार करने को शुरू कर दिए। इसके अलावा यंग जनरेशन जो है वो तो डिजिटलाइजेशन के लिए तो उनकी तो ज़रूरत है, तो अगर आप देखोगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंसेस है और वॉल्यूम दोनों बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो NEFT ट्रांसफ़र्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स, तो इसका पूरा एक नतीजा हो रहा है कि कल तक हम बोल सकते हैं कि कोई पैसे थे, उनका एड्रेस हमको पता नहीं था, अभी हमको एड्रेस पता है, वो पैसे कहाँ है और उसका कैसा यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं, MSMEs ऑल्सो दे आर कमिंग इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, और इसका नतीजा ऐसा होता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ता है। विजय सर जी, किस प्रकार से देखते हैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम्बिट हमने देखा, जनधन योजना, सभी स्कीम्स सरकार को जो है शुरू की है, उसका असर जो हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे मिल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आने वाले समय में? नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा था बैंक रिकैपिटलाइजेशन का, वो जैसे वो जितना फास्ट होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सुनील जी, आपसे एक लास्ट कमेंट जानना चाहेंगे। एक सेक्टर है जिस पे सरकार को ध्यान देना है, दैट इज़ फार्म सेक्टर। हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे काफ़ी लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उस सेक्टर की तरफ सरकार को कुछ खास ध्यान देना है। हमारे आज देखिए 90% ऑफ द फार्मर्स के पास छोटी छोटी लैंड है, उनके पास मैकेनाइज फार्मिंग की कोई सुविधा नहीं है। तो जैसे आपने देखा Airbnb, ओला, ऊबर, जिस तरह जिनके पास कोई भी इन्होंने स्कीम शुरू की, और Airbnb के पास कोई होटल रूम नहीं है बट दे आर द लार्जेस्ट होटल रूम प्रोवाइडर, ऊबर के पास कोई कार नहीं है बट दे आर द लार्जेस्ट टैक्सी प्रोवाइडर। इस तरह फार्म सेक्टर में भी कुछ किसी तरह इन्वेस्टमेंट लाना है प्राइवेट पब्लिक कि कोई लार्ज स्केल फार्मिंग छोटे फार्मर्स की लेके मैकेनाइज्ड वे में लार्ज सेक्टर फार्म बना के करे, जिससे कि फार्मिंग सेक्टर में हमारी बढ़ोतरी हुई, उत्पादन हमारा खेत से बढ़े और जिससे किसानों को लाभ पहुँचे। तो फार्म सेक्टर की तरफ इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, सरकार को इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इससे जो है हमारे रोज़गार में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे जो किसान हैं, गरीब किसान जिनके पास खास सुविधा नहीं है,
जो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करें, सिर्फ लोन से ही उनको काम नहीं चलेगा, उनको मैकेनाइज फार्मिंग की ज़रूरत है, उसकी सुविधा कैसे पहुंचाई जाए, सरकार को शायद इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। उदय जी, आपसे एक आखिरी कमेंट जानना चाहेंगे। इनसे क्यों लेके मैं बोलता हूँ कि जो इनोवेशन होता है उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, और जो भी फिनेंस इंडस्ट्री है नाउ ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री आईटी रिलेटेड हो गई है, उसके ऊपर इतना बढ़ा हुआ है। और हमारे यहाँ जायंट्स है जो आईटी इंडस्ट्री में बाहर जाके काम करते हैं, और आईआईटी जैसे हमारे पास संस्था है, तो ऐसे संस्था के माध्यम से ऐसे जो इनोवेशन में अगर आप पैसा खर्चा करें जिसका बेनिफिट हर रूरल आदमी तक भी पहुंच जा सके। और मेरे ख्याल से जो हम लोग हमेशा बात करते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन, तो फिनेंशियल इंक्लूजन कैन नॉट गो विदाउट आईटी रेवोल्यूशन, और हम लोग डिजिटल इंडिया की भी बात कर रहे हैं। इन दोनों का समन्वय करके मेरे ख्याल से हमको ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि खास मेहमानों से हमारी बातचीत चल रही थी, हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसके जरिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार अपनी योजना जो है लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसका असर भी दिखा रहा है, ग्रास रूट पर दिखाई दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आगे बढ़कर किस योजना पर काम करना चाहिए ये भी राय हमारे सभी मेहमानों ने की। जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंडिया का आगाज़ हो चुका है, अगर उसका अंदाज देखें तो वो भी शानदार है, और सरकार जो है जल्द से जल्द इसे अपने अंजाम तक पहुँचाना चाहेगी। एक लेते छोटा सा ब्रेक के बाद की चर्चा जारी रहेगी। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. नई सोच और अलग नजरिए के साथ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने छेड़ी गंदगी मुक्त स्वच्छ भारत की मुहिम, जिससे बदल रही है देश की तस्वीर। देखिए स्वच्छता से जुड़ी खबरें। स्वच्छता समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। DD News presents a special new bulletin for hearing impaired. Special presentation of news from across the nation and around the world in sign language. Watch news for hearing impaired only on DD News. दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। देश दुनिया की 15 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट 15 खबरें सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों से। फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे साथ है अमोल यादव, कैप्टन अमोल यादव। मेक इन इंडिया की हम बात करेंगे तो अमोल यादव एक उत्तम उदाहरण है मेक इन इंडिया का, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी खुद की जो है एक फ्लाइट बनाई है अपने घर के ही टेरेस पर।
हम बात करते हैं मेक इन इंडिया किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ है सुनील खन्ना जी। सुनील खन्ना अगर देखा जाए तो सीआईआई से जुड़े हुए पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीआईआई के। अर्थशास्त्री भी हमारे साथ है उदय तादड़कर जी। उदय तादड़कर की काफ़ी गाढ़ा अनुभव है उनको, जिस प्रकार से पॉलिसीज़ है सरकार की अलग अलग पॉलिसी उनका अभ्यास है, उसके ऊपर किस प्रकार से पॉलिसीज़ ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे उदय जी से। सबसे पहले हम इस डिस्कशन शुरू होने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारत का मेक इन इंडिया जो कि कार्यक्रम है इस वक्त कार्यरत है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। भारत ने अपनी उपस्थिति दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में दर्ज कराई है। 2020 तक इसे दुनिया की शीर्ष 3 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और शीर्ष 3 निर्माण स्थलों में गिने जाने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया की पहल के संबंध में देश एवं विदेश से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने विभिन्न औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत में निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया है। सरकार ने भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए इसकी 75% बोगियों का निर्माण भारत में ही करने का फैसला किया। यही नहीं, लगभग 25% ऐसे कलपुर्जे भी भारत में बनाए जाने हैं जिनको आयात करना पड़ता था। शहरी रेल परियोजनाओं की सिग्नल प्रणाली भी अब भारत में बनाई जाने लगी है। भारत में रेल का संचालन करने वाली कंपनियों ने अब रखरखाव संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर ही करने के लिए विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इस तरह रेल के डिब्बे और इंजन आदि के निर्माण में अब तक 90% काम भारत में होने लगा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश में विदेशी निवेश में सीधे 17% का इजाफा हुआ और चालू वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में यह $21 अरब से बढ़कर $25 अरब हो गया है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रीइन्वेस्टेड आय और अन्य पूंजी सहित कुल FDI $518.10 अरब रहा। रक्षा क्षेत्र में नीति को उदार बनाया गया है और FDI की सीमा को 26% से 49% बढ़ाया गया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100% FDI को अनुमति दी गई है। रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निर्माण, संचालन और रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI को अनुमति दी गई है। बीमा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उदारीकरण मानदंडों को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा क्षेत्र। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 85,733.25 करोड़ रुपए के जुड़े 96 अनुबंधों पर भारतीय विक्रेताओं के हस्ताक्षर किए गए। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 145 प्रस्ताव को स्वीकृति, लगभग 3,99,800 करोड़ रुपए के 103 प्रस्ताव 2,46,400 करोड़ में खरीदे। इन्हें भी मेक इन इंडिया नीति के तहत ही लाया गया। इस तरह करीब 1,53 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। विदेशी कंपनियों को घरेलू खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ समझौता करने की अनुमति दी जाती है। बाय इंडिया, मेक इंडियन यानी खरीद पर उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और साथ में ही तकनीक का हस्तांतरण करना होगा। मेक इन इंडिया नीति के तहत महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दीव और दमन में कुल मिलाकर 37,105.22 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा मेक इन इंडिया किस प्रकार से लगातार, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये कागजों पर नहीं है, बल्कि एक सत्य घटनाओं पर आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है अमूल यादव जी, जिन्होंने ये किस प्रकार से मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण पेश किया। ये एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस प्रकार से अमूल यादव जी ने खुद ने मेहनत करके, हालांकि इस पूरे अगर देखा जाए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को किस प्रकार से फलस्वरूप दिया है, देखते इस रिपोर्ट में। मुंबई के रहने वाले कैप्टन अमूल यादव ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देश के बड़े बड़े उद्यमी और एंटरप्राइजेस नहीं कर सके।
अमोल ने अपनी घर की छत पर ही एक प्लेन बना लिया और अब वो उसे उड़ा भी सकेंगे। अमोल ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए में अपना खुद का प्लेन बना डाला। इसके लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। लेकिन इस प्लेन को उड़ाने का सपना लाल फीताशाही के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था। मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें इसके लिए समर्थन दिया और उनकी कोशिशों से प्रभावित होकर 19 सीटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जमीन और फंड देने की पेशकश की। उनकी इस उपलब्धि को सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी जगह मिली थी। अकेले काम करते हुए अमोल ने 6 सीट वाला एयरक्राफ्ट बनाया है और अब वो उसे आधिकारिक रूप से उड़ा भी सकते हैं। अमोल ने इस एयरक्राफ्ट को एक खास नाम भी दिया है, विक्टर टैंगो नरेंद्र मोदी देवेंद्र। जेट एयरवेज में डिप्टी चीफ पायलट रहे अमोल ने घर की छत पर 19 साल मेहनत करके एयरक्राफ्ट PSC-003 बनाया। एयरक्राफ्ट 2011 में बन गया था। तब से अमोल सर्टिफिकेट पाने की कोशिश कर रहे थे। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुरोध पर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हस्तक्षेप किया ताकि अमोल को एविएशन रेगुलेटर के चक्कर न लगाने पड़े। आजादी के बाद देश में पहली बार किसी निजी विमान बनाने वाले को सर्टिफिकेट मिला है। अमोल यादव का ये एयरक्राफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सफलता रही है मेक इन इंडिया की, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि छोटे तबके तक इसका जो असर दिखना चाहिए और ये उत्तम उदाहरण भी है। हम शुरुआत करेंगे अमोल यादव खुद से। आपका हमने रिपोर्ट देखा जिस प्रकार से आपने शुरुआत की थी, हालांकि काफ़ी लंबा समय रहा है ये, जब आपने शुरुआत एक सपना देखा कि खुद का एक जो है कंपनी शुरू करनी चाहिए, अगर बनाना एयरक्राफ्ट तो मैं खुद बनाऊंगा और इसके लिए तकनीक की भी आवश्यकता होगी। किस प्रकार से आपने जो है ये पूरा सफ़र तय किया है? शिशिर, इस सफ़र की शुरुआत पिछले 18 साल पहले हुई थी। 18 सालों से इस जहाज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और 2011 में मैंने ऑफिशियली एप्लीकेशन सबमिट किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास और उस वक्त से लेके 17 नवंबर 2017 तक जहाज़ रजिस्टर नहीं हुआ था। ये 17 नवंबर 2017 में रजिस्टर हुआ है। ये सफ़र जहाज़ बनाने का सफ़र इतना मुश्किल नहीं था जितना कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में कोई चीज़ रजिस्टर करने का था। और पिछले कुछ समय से ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब श्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे ऑनरेबल PM साहब श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि ली है और इन्होंने पर्सनल अटेंशन देके इस एयरप्लेन का रजिस्ट्रेशन करवाया है। सो ये काफ़ी मुश्किल था, इन दोनों के इंटरवेंशन की वजह सिवाय ये हो नहीं रहा था। बिल्कुल सुनील जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे। हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की। एक उदाहरण हमारे सामने मेक इन इंडिया का पहले से ही है, लेकिन जहाँ तक बात करें जो पॉलिसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाने की हम बात करते हैं। सरकार इसमें पूरी तरह से कार्यरत है, लेकिन जब आप एक कड़ी है इंडस्ट्री के साथ साथ सरकार की जो नीतियाँ आती है वो किस प्रकार से इंडस्ट्री पर जो है उसका इस्तेमाल किया और इंडस्ट्री के जो भी सुझाव है सरकार तक कैसे पहुंचा, इस पर आप कार्यरत करते हैं। मेक इन इंडिया को किस प्रकार से देखते हैं आप? हालांकि अब चूंकि काफ़ी बड़ा भी बन चुका है ये प्रोग्राम। किसी भी देश के लिए समृद्ध होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ड्रेस पे ही अपनी ज़रूरतों को प्रोड्यूस करे और सिर्फ ज़रूरतों को प्रोड्यूस ही ना करे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जो कि विदेश में भी उनका अब निर्यात कर सके। तो इस देखिए, और हमारा देश देखिए पिछले 70 सालों से हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। हम कब तक अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते रहेंगे? दुनिया में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। राइस व्हीट प्रोडक्शन जो है नंबर 2 हम ग्लोबली है। हमने चंद्रयान भेजा है, स्पेस में हमने काफ़ी काम किया है, न्यूक्लियर में काम किया है काफ़ी। हमारे नासा में देखिए तो करीब 30% जो साइंटिस्ट हैं वो भारत मूल के हैं। तो हमारे देश में हम इसको अब डेवलपिंग से हमें डेवलप वर्ल्ड की तरफ ले जाना है। और अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको हम कैसे काम में लगाएं, क्योंकि हमारे जो वर्किंग हैंड्स हैं जो हमारे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड अनस्किल्ड, उनको कैसे दें। और उसके लिए मेक इन इंडिया बहुत ही सराहनीय कदम है। तो सरकार ने जो कदम लिया मेक इन इंडिया के लिए, और मेक इन इंडिया के साथ साथ अकेले मेक इन इंडिया से काम नहीं होता है, साथ में स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आपको स्किल की भी जरूरत है। इस पर मैं आऊँगा, इस बात चर्चा जरूर करेंगे कि महत्वपूर्ण पहलू भी है मेक इन इंडिया में अगर देखा जाए स्किल इंडिया का। लेकिन उदय जी, आपसे हम जब बात करेंगे तो अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों में अगर भारत की हम बात करें तो भारत जो है उन 3 शीर्ष देशों में से होगा जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाएगा। और ऐसे में इस प्रकार की नीति आती है, किस प्रकार समीक्षा करेंगे इस नीति की आप?
सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप याद रखिए कि हमारा जो विकास दर की हम बात करते हैं कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का जो हमको बिरुद मिला था और जो काफ़ी चल रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है और मेक इन इंडिया मेरे ख्याल से दिस इज़ द आइडियल एग्जाम्पल। और चलते चलते मुझे लगता है 2020 साल तक विल बी इन टॉप 3 इन द वर्ल्ड। सो दिस इनिशिएटिव इज़ रियली वर्किंग वेल फॉर अस। तो ऐसे कई क्षेत्र है जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। और एक हमने अच्छी बात की थी जो सोलर एनर्जी के बारे में गवर्नमेंट ने जितने इंसेंटिव दिए थे और उसके भी अच्छा काम चल रहा है। और इसका सबका जो ग्रास रूट लेवल में जो फ़ायदा होना चाहिए, जैसे मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना की तरफ कम से कम 8 करोड़ लोगों का इसका लाभ हुआ है और करीबन 3.5 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका है। कमल जी, इन्होंने कहा कि आइडिया तो अपने पास जारी सी बात है, उसको कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उस आइडिया को बड़ा करें, मैन्युफैक्चरिंग खुद की हो, इस पर भी सरकार है। लेकिन जब आप शुरू कर रहे थे तो हालांकि आपके पास स्किल डेवलपमेंट था नहीं, आप हालांकि एक डिप्टी पायलट ज़रूर है, आपके पास वो ज्ञान ज़रूर है, लेकिन एक फ़ंड की भी हम बात करते हैं कि फ़ंड होना चाहिए जिसकी हम अपनी शुरुआत कर सकें, वेंचर कैपिटल होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात, सही मार्गदर्शन होना चाहिए कि मैं किस दिशा में कार्य दूँ, तब जाके सक्सेस बढ़ेगा। आपने जब शुरुआत की तो ये दोनों चीज़ें थी और बाद में आपको किस प्रकार से लाभ हो रहा है ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम आने के बाद? मेक इन इंडिया का जो एग्जीबिशन बॉम्बे में हुआ था 2016 फरवरी में, वहाँ पर मैंने ये मेरा जो जहाज़ है वो प्रदर्शित किया था और उसे वहाँ पर प्रदर्शित करने के बाद हम भारतीयों को पता चला है कि हम अभी तक जहाज़ बना नहीं रहे थे और ये भारत का पहला जहाज़ है। इसी चीज़ पे मैं आना चाहूँगा, सुनिए आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि हालांकि एक तो बात है कि हमने पॉलिसी ले ली, लेकिन दूसरा है उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए अगर सबसे बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्किल इंडिया, एक स्किल वर्कफोर्स हमारे पास होने की काफ़ी ज़रूरत है, इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार जो अपनी तरफ स्किल इंडिया जो कार्यक्रम भी चला रही है उसके तहत कई सारे स्किल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है। चूँकि की इंटर्नशिप हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम बात करते हैं, उनको किस प्रकार से स्किल दिया जाए, इस पर आप क्या राय रखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भी किस प्रकार से आगे आना चाहिए इस नीति पर काम करने के लिए? CII जो है सरकार के से हाथ में हाथ मिला के काम कर रही है। हमारी सरकार के साथ, कंसर्न लोगों के साथ रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग्स होती रहती है। हम फीडबैक देते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इंडस्ट्री तक ले जाते हैं। तो मेक इन इंडिया के जहाँ तक उदय जी ने भी बताया और यादव जी ने बताया कि परेशानियाँ काफ़ी थी, हम आगे उस पर अग्रसित होते आ रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो मेन फोकस था वो MSME सेक्टर पे था कि उसको कैसे आगे अग्रसित करें, विकसित करें। MSME सेक्टर को फोकस करें क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और वो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देश की प्रगति में भी आता है, काम आता है। और मेक इन इंडिया की जहाँ तक बात है, जहाँ तक पहले हमारे देश में काफ़ी बड़े बड़े कारखाने, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, लेकिन जो MSME सेक्टर और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस ले लीजिए, देश का 70% जो है फॉरेन डिफेंस में 70% एक्सपोर्ट है और सबसे ज़्यादा रोजगार भी यही उत्पन्न करता है सेक्टर, ये इतिहास रहा है। तो इसलिए सरकार ने जो फोकस किया है खासकर डिफेंस है, एरोस्पेस है, फार्मा पे खैर पहले से हम काफ़ी काम कर चुके थे। ऑटो इंडस्ट्री क्लासिक एग्जांपल है कि हम वर्ल्ड क्लास स्केल पे ऑटो इंडस्ट्री में है, एक क्लस्टर के रूप में काम करते हैं। तो उसी तरह बाकी इंडस्ट्री के लिए भी जैसे डिफेंस है, उसके लिए एक क्लस्टर अप्रोच आगे लाना होगा जिससे एक क्लस्टर में काम सके। जो हमारा ऑटो इंडस्ट्री का सक्सेस मॉडल है वो बाकी में एम्प्लॉय करें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो अभी कुछ दो हफ्ते पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, एक बहुत सराहनीय कदम है। इससे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा और लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए इस पर। बिल्कुल। उदय जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते थे? 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पहले जो हमने जंप लिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण अप्रोच था, उसमें काफ़ी कुछ काम हो रहा है। और आप याद रखिए कि आप जब भी बोलते हो कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के लिए आपको पैसे लगेंगे और आपको FDI के माध्यम से पैसे आते हैं। उस तरफ अगर आप देखोगे तो हर जो क्षेत्र है उसमें FDI आ रहा है, लेकिन एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट काफ़ी रहता है उसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो इंडिया का रहता है। तो उसमें एक सराहने वाली बात ऐसी है कि इंडिया का नंबर अभी नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और साथ में हमने जो इंसॉल्वेंसी एक्ट भी लाया है, तो उसके हिसाब से लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू इवन लुक एट। और जब भी हम बोलते हैं कि FDI का यहाँ पे जो
इन्वेस्टमेंट होगा, या तो रिटेल ब्रांड में मल्टीपल ब्रांड या सिंगल ब्रांड, विच एवर वे यू लुक एट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जब भी पैसा आएगा तो एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। जो हमारे मंत्री जी ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। अभी जो काम चल रहा है ओवरऑल कनेक्टिविटी का, या तो रेल बोलो या बाय वे ऑफ सी, तो उसमें काफ़ी कुछ काम चल रहा है। इसका नतीजा मेरे ख्याल से या 3 या 4 सालों में हमको डेफिनेटली दिखाई देगा। यही बात है एक्चुअली। उसमें अगर हम बात करें फ्लोरिश करने के लिए, सुनील जी आपसे कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार सरकार ने कहा कि जितने भी रिडंडेंट लॉज हैं हमने उसको निकाल दिया है, आपको जो पुराने लॉज है उसमें उस झमेले में पड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार ने ये भी कही थी कि जिस प्रकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस होने की काफ़ी ज़रूरत है, तो हम सिंगल विंडो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि अगर इंडस्ट्री आए तो उसको एक सीधा जो है असर यहाँ पर लिए। और इसका अगर उदाहरण देखें तो जिस प्रकार से एक FDI देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में अगर देखा जाए 518 अरब डॉलर के ऊपर ये जो है अभी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये भी कहीं ना कहीं एक दर्शाता है। ऐसे में ये दो चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग को किस प्रकार से जो है एक समन्वय का काम करती है। मेक इन इंडिया में सिर्फ हमें FDI की ज़रूरत नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, जहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, डिजिटल इंडिया में किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों से ज़रा कम हो गए हैं और सरकार को थोड़ा उस पर ध्यान देना है कि हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो इंडिया में जो है व्यवसाय में इन्वेस्ट करें, ताकि उससे जो है हमारे GDP ग्रोथ, व्यवसाय की ग्रोथ और मेक इन इंडिया जो सही माने में प्रोग्रेस करेगा जब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने लगेंगे। मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो प्रमुख द्वार भारत ने खोल दिए। अब ये कहीं ना कहीं एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के जरिए भी जो है आगे आ सकता है। किस प्रकार देखेंगे इसको? उसमें और ऐसे एक चीज़ है, जैसे हम लोग ने, हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जितने भी स्टेट्स है उनके अंतर्गत अभी कंपटीशन है दैट यू प्लीज़ कम, रेड कारपेट हम कर रहे हैं आपके लिए और आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और IT सेक्टर में बेंगलोर या हैदराबाद डोमिनेंट थे। अगर आपने लास्ट 4 साल में देखा रहेगा, पुणे हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर सेंटर। सो दीज काइंड ऑफ सेंटर्स कीप कमिंग। और मेरे ख्याल से ये जो बदलाव होगा उसमें रीजनल डेवलपमेंट भी काफ़ी होनी चाहिए, एंड दैट विल हेल्प अस स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ दिस नेशन। आई थिंक वी शुड गेट मोर इन्वेस्टमेंट, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प एज ए नेशन फॉर अस टू ग्रो। बिल्कुल बहुत सही इन्होंने पॉइंट जो बताया महत्वपूर्ण, कि ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो सर्वे शुरू हुआ हर एक स्टेट में, उससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म काफ़ी बढ़ गई है। अमूल जी, आपने जो प्लेन बनाया है उसका नाम हालांकि काफ़ी रोचक नाम है उसका, नरेंद्र मोदी देवेंद्र। किस प्रकार से सोच आई इसकी? ये इस जहाज़ को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन में काफ़ी तकलीफ़ें आ रही थी। हमारे कुछ रूल्स डिलीट किए गए थे। हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था कि अगर कोई भारत में जहाज़ बनाया जाए तो उसे किसी भी तरह से गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल सके और वो जहाज़ उड़ाया जा सके। तो हमारे देश का काफ़ी नुकसान हो रहा था इस रूल को डिलीट करने की वजह से। और मैंने ये बात जब हमारे ऑनरेबल CM महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी उनको बताई, तब उनको इस लॉस के बारे में उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये मैं हमारे PM साहब से जल्दी इसके बारे में बात करूँगा। उन्होंने उसके बारे में 4 बार उनसे बात की, 2 बार लेटर्स लिखे, और वो जो रूल्स थे जिसके तहत इंडिया में जहाज़ बनाया जा सके, उसका रजिस्ट्रेशन हो सके और उसको फ्लाई किया जा सके, उस तरह के जो रूल्स हैं उन्होंने वो वापस लाए और उसकी वजह से ये जहाज़ जो है रजिस्टर हो गया। तो अब इन दोनों ने, जो मेरे मुख्यमंत्री हैं हमारे और हमारे पंतप्रधान जी हैं, उन्होंने मिलकर देश का नुकसान जो है वो रोकने की कोशिश की है। और उनका आभार मानने के लिए मैंने इस जहाज़ का नाम नरेंद्र मोदी देवेंद्र ऐसा NMD VT ऐसा रखा। आपने एक सही मुद्दा उठाया था MSMEs के बारे में। हालांकि MSMEs की बात करें तो जिस प्रकार से फंडिंग की मुझसे बात करते हैं इससे पहले कि वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था किस प्रकार से इन MSMEs को फंड किया जाए। सरकार ने उसके लिए भी एक नीति बनाई है MSME फंड्स के लिए। आप चूंकि जब ये नीतियाँ आती है तो किस प्रकार से उसको ज़मीनी स्तर पर देखते हैं कि वो नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर पहुँच चुकी हैं और MSMEs जो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको है ज़्यादा लाभ उठा रही है अभी इस वक्त? MSME सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जनधन योजना के कारण बैंक्स के पास काफ़ी जो पैसा है वो आ गया है और अब हमारे पास पैसे बैंक को उधार देने के लिए MSME सेक्टर्स को, जो कि जिनके पास पहले फॉर्मल बैंकिंग लोन मिलने की सुविधा नहीं होती थी, इनफॉर्मल वे से लेते थे, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट 20 से 100% तक होता था, कॉन्ट्रैक्ट्स वन साइडेड होते थे।
अब वो जो है बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, मुद्रा योजना जो शुरू की है उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे देश में देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर में करीब 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग या स्मॉल बिजनेस में हैं, जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग की सुविधा नहीं है, और उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट अगर आप टोटल देखें तो करीब 13-14 लाख करोड़ होती है। तो अगर उनको ये फंड्स की सुविधा दी जाए तो इससे देश में नॉट ओनली उद्योग में बढ़ोतरी होगी बल्कि हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी सुविधा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण फैसला होगा जिसमें जिस प्रकार से कहते हैं कि सरकार ने ये नीतियाँ बनाई है। पॉजिटिव इंडिया के बारे में हमारा ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि लेते छोटा सा ब्रेक। मिशन इंद्रधनुष राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इंद्रधनुष योजना के तहत रूटीन में टीकाकरण होता है, वहाँ अटकना नहीं है, गांव गांव जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। मिशन इंद्रधनुष यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अनूठा संकल्प। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किसी भी तरह की टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाना जरूरी है। ये हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी टीके प्रदान किए जाते हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या सरकार द्वारा आयोजित टीकाकरण सत्र में बच्चों के टीकाकरण की मुफ्त व्यवस्था है। मिशन इंद्रधनुष के अभियान से अब तक लाखों बच्चों को जोड़ा गया है। कहीं आपका बच्चा तो नहीं छूटा। कहते हैं समय पर प्रतिरक्षण बच्चों को दे सुरक्षित जीवन। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. नई सोच और अलग नजरिए के साथ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने छेड़ी गंदगी मुक्त स्वच्छ भारत की मुहिम, जिससे बदल रही है देश की तस्वीर। देखिए स्वच्छता से जुड़ी खबरें। स्वच्छता समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों से फिर से एक बार। लोग क्या सोचते हैं ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि हमने बात की जिस प्रकार से इंडस्ट्री प्लेयर्स है, अर्थशास्त्री है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमने लोगों से बात की, जानने चाहिए कि उनकी आखिर इस बारे में क्या राय है। देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। मेक इन इंडिया का जो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टअप करा था कि आप खुद बनाओ, यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया में बनाओ, बाहर से लोग चीज़ें कम खरीदो, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जो यूथ था, जो स्टार्टअप्स हुए थे, वो बहुत सारा बूस्ट मिला था एज पूरे गवर्नमेंट को। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी थी। मुझे लगता है जनधन योजना आई थिंक सबसे अच्छा मिशन है एक गवर्नमेंट के लिए। उसने सभी के लिए बैंक अकाउंट ओपन करा है, वो भी बहुत इजीली। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट मांगा है, एक डॉक्यूमेंट जिससे वो इजीली मतलब कोई भी पर्सन आके उसे ओपन करा सकता है अकाउंट। और जिनके पास अकाउंट नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उनको बोला कि स्मॉल अकाउंट बना सकते हो जो 12 मंथ के लिए वैलिड रहता है। अगर 12 महीने के अंदर तुम कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे तो वो तुम्हारे लिए परमानेंट अकाउंट बन जाता है। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो सबको फॉलो करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये सबसे बड़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट ने जो की है। आई एम टोटली विद वुमेन एजुकेशन, so whatever I can help also I try to help also, even if it's like in my neighbors, or it could be anyone whom I met. If they are not letting their girls go to school, I make sure that I help them also. मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं और इसमें से एक है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
जिनको अपना काम खुद का करना है उनको भी लोन प्रोवाइड करने के लिए बड़ी आसानी से हम लोन ले सकते हैं। बस थोड़े मोटे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं और इससे हमारी मतलब देश का बहुत भलाई होगी। छोटे मोटे जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी है सभी लोगों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए, औरतों के लिए भी की जा रही है। तो आपने देखा ये लोगों की कुछ प्रतिक्रिया थी, किस प्रकार से वो बात कर रहे थे पॉजिटिव इंडिया के बारे में, और साथ ही साथ जो नई नीतियाँ है भारत की उसका जो किस प्रकार से लाभ, कुछ लोग उनको लाभ भी मिला है, जाहिर सी बात है। तो ये लोगों की राय थी। हालांकि इस शो को रैप करने से पहले एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे, शुरुआत करेंगे अमोल जी आपसे। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया के बारे में, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, आप तो एक उसके लाभार्थी जरूर है। 2022 में हमारे राष्ट्र को दुनिया के सामने एक ताकतवर राष्ट्र खड़ा करने का हमारा सबका सपना है और हमारे पंतप्रधान जी ने हर युवक से योगदान मांगा है भारत के प्रति और वो योगदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे ये मौका मेक इन इंडिया के 2016 फरवरी में जो महाराष्ट्र में जो मेक इन इंडिया का प्रदर्शन हुआ था उस समय मिला और वहीं से मेरी असली शुरुआत हुई है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस तरह के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम्स और ज़्यादा होते रहे और भारत के सभी लोगों का योगदान जो हमारे देश के राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है और वहाँ से मेक इन इंडिया के जैसे प्रोग्राम से या मेक इन इंडिया से खुद से हो सके और इसी वजह से मुझे ये चांस मिला है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने ये मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया है। सुनील जी आपका क्लोजिंग कमेंट इस पर। देखिए, अगर आप देखें 250-300 साल पहले भारतवर्ष जो है ग्लोबल जीडीपी में 27% कंट्रीब्यूट करता था, जो आजकल कम होकर 4% रह गया है। तो ये मेक इन इंडिया एक सराहनीय कदम है हमारे देश की जीडीपी को अग्रसित करने के लिए और ग्लोबल में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। तो इस कदम को कुछ थोड़ा और एग्रेसिव मोड पे ले जाना है। सरकार काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लाना है। हमको अगले 4-5 साल तक हमें ये रखना है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करीब 10% के आसपास हो। कुछ रिफॉर्म्स की और ज़रूरत है। हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम 100 पे आए हैं, उसको 50 तक लाना है। लेबर रिफॉर्म एक है जिसको सरकार को देखना है कैसे कि इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज चैलेंजेस हैं उसकी तरफ कैसे ध्यान दे, लेबर रिफॉर्म की तरफ कैसे ध्यान दे और बाकी नीतियों पे भी सिंगल विंडो की बात करें जो सही माने में सिंगल विंडो है। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है आप गवर्नमेंट के साथ एमआई या अथॉरिटीज़ के साथ साइन करिए और पहुंचिए, आपको जो है फैसिलिटी विद पावर विद ऑल अप्रूवल्स आपको साथ मिल जाए जिससे अगले दिन से आप जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बिल्कुल। उदय जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें हमको तो काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और अगर वो हम कर चल सकते हैं तो आज हम लोग जो पॉजिटिव इंडिया की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, ये तो फ्लाई इन इंडिया हो जाएगा जब भी अमोल जी का सपना पूरा होगा। तो उस तरह से अब हम देखेंगे तो हमको जो लॉज में जो चेंजेस करने पड़ेंगे जैसे लेबर रिफॉर्म से वन ऑफ द थिंग्स। तो अगर आप देखोगे तो जो ज़रूरत है पैसों की स्मॉल सेक्टर में मेरे ख्याल से अभी हम लोग सिर्फ 25 या 30% ही दे पा रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट ट्रिपल करना पड़ेगा तो जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। और मेरे ख्याल से पॉजिटिव इंडिया का यही एक मकसद होना चाहिए कि पॉजिटिव इंडिया में हम कैसे फ्लाई इन इंडिया करें। बिल्कुल। तो ये था मुंबई का पूरा सेगमेंट। हालांकि हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से मेक इन इंडिया की हम बात की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, चाहे कई सारी अन्य योजनाएं उनको सरकार जो है आम आदमी तक किस प्रकार से पहुंचा रही है, उसका फ़ायदा भी लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है, ये सभी जानने की कोशिश हमने की और पॉजिटिव जो चीज़ इसमें निकल कर आई है सबके सामने अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक नए मुकाम पर ले जाएगी, जिसकी राह और जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था एक पॉजिटिव इंडिया बनने का। हालांकि कुछ ही सालों में अगर इस प्रकार से कार्य शुरू रहा तो जाहिर सी बात ये सपना जल्द से जल्द हकीकत बन जाएगा। एक बार फिर चलते दिल्ली स्टूडियो की तरफ।